आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत तेज रफ्तार खबरों की करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को बड़ी राहत मिल गई है। आय से अधिक संपत्ति के केस में जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को जमानत देते वक्त ये शर्त भी रखी कि वो अपने समर्थकों से राज्य में हिंसा न करने की अपील करेंगी। हिंसा होने पर जमानत रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को मिली सजा पर 2 महीने तक रोक भी लगा दी है। निचली अदालत ने सभी दस्तावेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके 18 दिसंबर तक हाईकोर्ट में जमा करने हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। आय से अधिक संपत्ति के केस में बैंगलोर कोर्ट ने जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था और सीएम की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। जयललिता 27 सितंबर से ही बेंगलौर सेंट्रल जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद आज ही वो जेल से बाहर आ सकती हैं। जमानत की खबर मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में जयललिता के समर्थक वकीलों ने जश्न मनाना शुरू किया। फोटो लहराकर वकीलों ने जयललिता के लिए नारे लगाए। जयललिता को जमानत की खबर मिलते ही एआईएडीएमके कार्यकर्ता चेन्नई में उनके घर पर पहुंचे और नाच गाकर खूब जश्न मनाया। जयललिता का पोस्टर लेकर उनके समर्थक सड़कों पर भी उतरे और खूब जश्न मनाया गया। चेन्नई में एआईएडीएमके के दफ्तर में भी खूब जश्न मनाया गया। जयललिता को जमानत मिलने पर पटाखे छोड़कर खुशियां मनाई गई। एआईएडीएमके के दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ किया और प्रसाद बांटकर जयललिता को मिली जमानत की खुशियां मनाई। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सिंचाई विभाग के एसडीओ के घर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा। छापे में 31 लाख कैश बरामद हुआ। राजेश गुप्ता नाम के सिंचाई विभाग के एसडीओ के घर छापेमारी में एसीबी को 25 तोला सोना, 1 किलो चांदी भी मिली है। बरामदगी का सिलसिला यही नहीं रुका। 2 आवासीय प्लॉट, 1 मकान, क्रेशर, 4.5 एकड़ की खदान और 10 लाख के किसान विकास पत्र मिले हैं। सिंचाई विभाग के एसडीओ राजेश गुप्ता कवर्धा जिले में तैनात हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो को इनके बारे में आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत मिली थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने आबकारी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर छापेमारी कर 32 लाख रुपए कैश बरामद किया। लोकायुक्त की टीम को असिस्टेंट कमिश्नर के घर छापेमारी के दौरान सोने चांदी के करोड़ों के जेवरात मिले, सिक्के और बर्तन भी मिले। आबकारी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर नवल सिंह के घर से सोने चांदी के गहनों के बीच में सोने के कई बिस्किट भी मिले, जिनकी कीमत करोड़ों में है। नवल सिंह के घर से 8000 स्क्वायर फीट के बंगले, धार में 2 मंजिला मकान, 4 प्लॉट, पेट्रोल पंप और सैकड़ों एकड़ जमीन के दस्तावेज मिले हैं। नवल सिंह को लेकर लोकायुक्त पुलिस को शिकायत मिली थी कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति जमा की है। इसी के बाद छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। दिल्ली के मुनीरका में नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मिजोरम की जूलियट का कत्ल का आरोप उसके बॉयफ्रेंड वीरेंद्र पर लगा है, जो कि फरार है। जूलियट अपने बॉयफ्रेंड वीरेंद्र के साथ दिल्ली के मुनीरका इलाके में लिव इन में रहती थी। जूलियट पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। पड़ोसियों ने जूलियट को कमरे में खून से लथपथ देखा। पुलिस को खबर दी गई और उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। जूलियट की हत्या से नॉर्थ ईस्ट के लोगों में भारी गुस्सा है। इन लोगों ने वसंत विहार थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और जूलियट की हत्या के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सिरफिरे आशिक ने लड़की के घर में घुसकर पहले उसकी हत्या की, फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ड्यूटी के बाद लड़की जैसे ही घर लौटी, आरोपी उसके पीछे पीछे घर में घुस गया। मारपीट करने के बाद उसे गोली मारी गई और फिर अपनी भी जान ले ली। पेशे से डॉक्टर सिरफिरा आशिक शादीशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों का बाप भी था। जब लड़की उसके घर में किराए पर रहती थी, तभी वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। हरियाणा के करनाल में दिल्ली के कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। संजीव भसीन बीएमडब्ल्यू कार में खून से लथपथ पड़े हुए देखे गए और फिर अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। करनाल हाईवे पर कारोबारी संजीव भसीन अपनी कार में खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनके सिर पर गोली लगी थी। उन्हें चंडीगढ़ ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उनकी बीएमडब्ल्यू कार से पिस्टल बरामद की है। पुलिस इसे पहली नजर में खुदकुशी बता रही है, लेकिन हत्या के एंगल से भी जांच हो रही है। दिल्ली के रमेश नगर में कारोबारी संजीव भसीन के घरवाले सदमे में हैं। जैसे ही घरवालों को संजीव की मौत की खबर मिली, मातम पसर गया।
दिल्ली में महज एक मोबाइल चार्जर के लिए दीपक नाम के एक छात्र की हत्या कर दी गई। 12वीं में पढ़ने वाला दीपक अपने घर में इकलौता बेटा था। दरअसल झगड़े के बाद दीपक के दोस्त अमन से उसका मोबाइल चार्जर जमीन पर पटक दिया उसने। इसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इसी में दीपक की जान चली गई। आरोप है कि अमन ने पीट कर दीपक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। गाजियाबाद में कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद हरिमोहन पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाजियाबाद के पौष इलाके शास्त्री नगर में ये वारदात हुई। हरिमोहन अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। पीड़ित के घरवालों ने रंजिश की आशंका जताई है। पुलिस हरिमोहन के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि आरोपियों के बारे में जानकारी मिल सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने वॉर रूम में मंत्रियों और अफसरों को टॉप कमांडर्स के साथ मंथन किया है और पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन की हरकत से निपटने की रणनीति बनाई। पीएम ने कमांडर्स से कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। उन्होंने ये भी कहा कि पाक का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करना होगा। पीएम की टॉप कमांडर्स के साथ हुई बैठक में चीन से बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने पर जोर दिया गया। साथ ही सीमा पर और सैनिकों की तैनाती का फैसला हुआ। इस अहम बैठक में अलकायदा आईएसआईएस आतंकियों के हमले से निपटने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी के देश के टॉप कमांडर्स के साथ ही पहली बैठक थी जिसमें तीनों सेना के प्रमुखों के अलावा 50 शीर्ष आर्मी अफसर मौजूद थे। सुरक्षा मंत्रालय के वॉर रूम में हुई इस अहम बैठक में बीएसएफ के डीजी, एनएसजी के डीजी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद रहे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले में भारतीय चौकियों पर हथियारों से गोलीबारी करके 2 संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सुबह 9:55 पर पाक सैनिकों ने पुंछ जिले के हमीरपुर सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने कल रात भी 9:10 पर पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में एलओसी के पास कुछ इलाकों को अपना निशाना बनाया था। कश्मीर के बारामूला में हुए धमाके में सेना के 3 जवान जख्मी हो गए। आतंकियों ने बारामूला कुपवाड़ा हाईवे के किनारे आईईडी लगाया था। सेना की गाड़ी गुजरते ही धमाका हो गया। इस आईईडी धमाके में सेना के जैमर गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घायल जवानों में 2 की हालत गंभीर है। इन्हें श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले कल पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर पर भड़काऊ बयान दिया। मुशर्रफ ने कहा कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ हैं, बस उन्हें भड़काने की जरूरत है। मुशर्रफ ने धमकी देते हुए कहा कि कश्मीर में आगे और पीछे दोनों तरफ से वो भारतीय फौज से जंग कर सकते हैं। भारत गलतफहमी में न रहे। फौज ही नहीं, हमारे पास दूसरे सोर्सेज भी हैं। भारत में बनी और परमाणु क्षमता से लैस क्रूज मिसाइल निर्भय का आज सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया गया जो कि कामयाब रहा। 2013 में इसका पहला टेस्ट सफल नहीं रहा था। निर्भय मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। इसकी जद में अब पाकिस्तान का हर शहर आ गया है। इसे पाकिस्तान की बाबर मिसाइल का जवाब माना जा रहा है। लखनऊ में आरएसएस की 3 दिनों की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा सैकड़ों प्रतिनिधि पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इसमें शरीक हुए। खबर है कि आरएसएस की इस बैठक में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, सीमाओं की सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ और हिंदुत्व के मसले पर चर्चा हो सकती है। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने काले धन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया है। डबल टैक्सेशन कानून में संशोधन का विरोध करते हुए उन्होंने पीएम को पत्र भी लिखा है। राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में वो पत्र पढ़कर सुनाया जो उन्होंने पीएम को लिखा है। जेठमलानी ने यह भी कहा कि इस पत्र को उनका मृत्यु पूर्व घोषणा पत्र माना जाए। सूत्रों से खबर है कि शीतकालीन सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। ये पहला कैबिनेट विस्तार होगा। बताया जा रहा है कि नए रक्षा मंत्री के अलावा ग्रामीण विकास और टेलीकॉम जैसे अहम मंत्रालयों को नया मंत्री मिल सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने अखबार में छपे अपने बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर ही सवाल उठाए थे। दरअसल अखबार को इंटरव्यू में चव्हाण ने कहा था कि अगर वो भ्रष्टाचार से घिरे नेताओं को जेल भेजते हैं तो सूबे में कांग्रेस का सफाया हो जाता। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए। भोपाल में लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बावजूद सही इलाज नहीं मिलने के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। फिल्म अभिनेता रवि किशन ने पटना में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार गंदगी मुक्त प्रदेश बने।
गुजरात के राजकोट में 300 वकीलों ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होते हुए कोर्ट कैंपस में झाड़ू लगाई। आगरा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक 2.5 साल का मासूम बच्चा भी है। बच्चे के साथ दोनों महिलाएं टेम्पो में सवार थी। रास्ते में एक गाड़ी ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। कानपुर में बाइक सवार 2 युवकों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायल युवक 2 घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। हादसे के बाद पुलिस एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। खबर मिलने के बाद घर वाले आए, तब घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचा गया। सोनीपत में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव पंखे से लटके मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस हत्या और खुदकुशी दोनों एंगल से जांच कर रही है। गुजरात के वडोदरा में एक नाबालिग लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौतेले माता पिता की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए लड़की लाशों पर 2 महीने तक एसिड डालती रही, जिससे खुलासा न हो। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ दिल्ली के बीच अब डबल डेकर ट्रेन चलेगी। अखिलेश ने ये ट्रेन चलाने की सिफारिश की थी। आरडीएसओ के ऑस्टिलेशन टेस्ट का इंतजार कर रही डबल डेकर ट्रेन का ट्रायल रन आज और 18 अक्टूबर को होगा। रेलवे 15 दिन बाद इसकी रिपोर्ट देगा। एप्पल के आईफोन 6 और 6 प्लस के लिए देश भर में आरडीएसओ के ऑस्टिलेशन टेस्ट का इंतजार कर रही डबल डेकर ट्रेन का ट्रायल रन आज और 18 अक्टूबर को होगा। रेलवे 15 दिन बाद इसकी रिपोर्ट देगा। एप्पल के आईफोन 6 और 6 प्लस के लिए देश भर में गजब की दीवानगी देखी गई। रात 12 बजे लॉन्च होते ही स्टोर्स पर भारी भीड़ थी। रात में ही लोग मोबाइल शॉप के बाहर लाइन में खड़े हुए नजर आए। आईफोन 6 खरीदने के लिए दिल्ली, मुंबई समेत तमाम शहरों में ऐसी ही होड़ दिखी। एप्पल के आईफोन 6 और 6 प्लस खरीदने की दीवानगी दिल्ली, मुंबई समेत बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई समेत कई और शहरों में भी थी। आईफोन 6 कई वेरिएंट में है और इसकी शुरुआती कीमत 53,500 रुपए है, जबकि आईफोन 6 प्लस का दाम 62,500 रुपए है।